हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक योगशाला। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा, आज हम शीर्षासन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज जानेंगे यह है किन लोगों को करना होता है, किन लोगों को नहीं करना होता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसकी क्या टेक्निक है और बिगनर्स को इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, या फिर शीर्षासन में जिन लोगों से बैलेंस नहीं हो पाता उनको यह कैसे करना चाहिए। उनके लिए कुछ आज टेक्निक्स एंड कुछ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उनके लिए आज यह वीडियो कुछ खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मैट पर। सबसे पहले बैठेंगे वज्रासन में और इसकी टेक्निक्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेंगे जो आपको शीर्षासन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप शीर्षासन फर्स्ट टाइम में ही बैलेंस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले फिंगर को लॉक करना है अच्छे से, फिर अपनी एल्बो को रखना है नी के सामने, ठीक है। अब दोनों एल्बो के बनाएंगे ट्रायंगल का शेप। ट्रायंगल का शेप बनाने के बाद अपने हाथों को पूरा टाइट करके रखेंगे, ठीक है। एक बात को याद रखना है, हमेशा बॉडी को टाइट रखना है अभ्यास करते समय। अगर टाइट नहीं रखा तो हमेशा हमें इंजरी होने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें पूरी बॉडी को टाइट रखना है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अब हम अपने टॉप हेड को रखेंगे। कुछ लोग रखते हैं फोर हेड, वो गलती करते हैं, ठीक है। हमें टॉप हेड रखना है, ऊपर वाला हिस्सा। टॉप हेड रखने के बाद एल्बो को रखेंगे टाइट, यहाँ से ऐसे रख देंगे। और रखने के बाद हमें क्या करना है, बिगिनर्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में, या जिनसे बैलेंस नहीं हो पाता, वो अपने वेट को, पूरे वेट को हेड पे लेके आते हैं, ठीक है, जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं या फिर आगे की तरफ गिर जाते हैं या फिर बैलेंस बनता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 था एल्बो में ट्रायंगल का शेप। पॉइंट नंबर 2 है हमें अपने पूरे वेट को दोनों एल्बो पे और हेड पे शिफ्ट करके रखना है बराबर, ठीक है। अपने बराबर करके रखना है वेट को शिफ्ट। और अब यहाँ से राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपनी थाई को चेस्ट से टच करेंगे। जब हम यहाँ से अपनी एल्बो को टाइट करेंगे धीरे से, जैसे हमने एल्बो टाइट किया तो तुरंत आपका पैर ऊपर जाएगा, ठीक है। पैर मतलब फ्री हो जाएगा, वेट नहीं रहेगा पैर के ऊपर। जैसे ही आपने एल्बो को टाइट किया तो तुरंत ऊपर आएगा, ठीक है। ये करना है बिगिनर्स को स्टार्टिंग में, पहले धीरे धीरे ये करना है। अब उसके बाद जब यहाँ से वेट होल्ड होने लगे तो यहाँ पे लेके आएंगे और होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ होल्ड करना है अब हमें। अब पॉइंट नंबर 3, यहाँ से पेल्विक को खोलेंगे, ठीक है। केवल पेल्विक खोलना है, लेग्स को क्लोज रखेंगे और पेल्विक खोलेंगे, बोथ लेग क्लोज रखेंगे, ठीक है। और पेल्विक को सीधा करेंगे। करने के बाद अब जब हमें लगने लगे कि यहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं, होल्ड हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे राइट लेग को ओपन करेंगे। धीरे धीरे ओपन करना है, धीरे धीरे ओपन करना है। बॉडी को रखना है टाइट हमेशा। ये ओपन किया, जब लगने लगे भी यहाँ भी हमारा बैलेंस बन रहा है, तो धीरे से बराबर से उसी की साइड में टच करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे दूसरी लेग को भी, और बॉडी को रखेंगे टाइट, ठीक है। अब यहाँ से सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे और बैलेंस को रखेंगे एल्बो पे और सर पे, ठीक है। और वेट को ट्रांसफ़र करके रखना है जैसे आपको बताया है, बराबर ट्रांसफ़र करके रखेंगे। और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऐसे लेग्स को बेंड किया यहीं से, फिर पेल्विक को मोड़ा और फिर ऐसे ही धीरे से नीचे टच किया और वापस आएंगे। और हमें एक बात का ध्यान और रखना है, जब भी हम वज्रासन में वापस आते हैं तो तुरंत हमें उठकर नहीं बैठना है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपोजिट साइड में रहता है। तो जब हम उठकर बैठते हैं तो हमें सर में दर्द होने का चांस रहता है। तो इसलिए 5 से 10 सेकंड विश्राम करने के बाद तभी हम बैठेंगे, ठीक है। अब आएंगे। और बिगिनर्स को एक बात का ध्यान और रखना है, हमेशा पोल के पास जाकर ही अभ्यास करें, ठीक है, ताकि हम गिरने से या चोट लगने से बच जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभी हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, पर जैसे ही आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है, 100% शायद आपका बैलेंस बन पाए। अगर आप रूल को पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स नोट किए हैं आपने उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो आप शायद गिरने से बच जाए। अगर हम बिना पोल के, ठीक है, शीर्षासन कर भी रहे हैं, तो जब हमें गिरने का चांसेस लगे तो हमें अपनी बैक में, अपनी कमर में कर्व बना लेना चाहिए, ठीक है,
ताकि हम अच्छे से रोल हो सके, ठीक है, ना कि हमारे बटक और जो लेग्स है जो नीचे जाकर ना लगे हमसे, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर में भी एक वीडियो और डाला है, जैसे आपको वज्रासन में गिरना है, ठीक है, इस तरीके से गिरना है, बैक को फोल्ड करके गिरना है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर हम गिरने भी लगे तो अपनी बैक में कर्व मिला लें। और अब हम इसकी जान लेते हैं कुछ जो बेनिफिट होते हैं या फिर जिन लोगों को नहीं करना होता है, अब हम जान लेंगे उनके बारे में। चलिए, हमें एक दो बातों का ध्यान और रखना है। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखना है, सामान्य रखना है, ठीक है। और जो अभ्यासी है वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें 15 से 30 सेकंड के बीच ही होल्ड करना है। और जो अभ्यासी है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार कितनी भी देर तक रोक कर रख सकते हैं शीर्षासन को, ठीक है। और जो हमारी अवेयरनेस होती है, सजगता होती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें उन्हें अपनी बॉडी पर रखना चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट है वो ग्लैंड्स पर या फिर ब्लड सर्कुलेशन पर रख सकते हैं। जो आध्यात्मिक है उन्हें अपने सहस्त्रार चक्र पर अवेयरनेस रखनी है, सजगता बना के रखनी है, ठीक है। इन बातों का और ध्यान रखना है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर ज़्यादा कोल्ड रहता है, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका ब्लड प्योरीफायर नहीं है, अशुद्ध रक्त है, उन लोगों को, जिनकी आई साइड वीक है, जिनकी आई साइड की जो वाइन्स होती है, नसें होती है, वो कमज़ोर है, उनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं चलता है, उन लोगों को भी यह नहीं करना है। और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, वो उसमें इस अभ्यास को करने के लिए बताया तो गया है, पर उस समय बताया गया है जिस समय हमें सर में दर्द ना हो, उस समय हम कर सकते हैं इस अभ्यास को। जिस समय सर में दर्द हो उस समय इस अभ्यास को नहीं करना है, वर्जित बताया गया है उस समय अभ्यास। जो किडनी पेशेंट है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उन्हें भी यह अभ्यास नहीं करना है। और जिसके ईयर्स, कानों में सूजन रहती है, ठीक है, उन्हें भी यह अभ्यास नहीं करना है। कानों में सूजन या फिर दर्द रहता है, उनको भी अभ्यास वर्जित बताया गया है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स में भी इस अभ्यास को करना वर्जित बताया गया है, ठीक है, उस समय भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में, और आज हम यह भी जानेंगे कि इसे आसनों का राजा क्यों कहा जाता है। तो जब हम शीर्षासन करते हैं, जो हमारा बॉडी का वेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ने वाला जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने की वजह से जो हमारे लेग्स होती है, जो हमारे पैर होते हैं, और जो हमारे अंदर के ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनमें भी ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो चलने की वजह से उनमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा क्रिएट होती है, जिससे हमारे टिश्यूज़ हेल्थी होते हैं और अच्छे से कार्य करने लगते हैं। जब हम इस पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर जो स्टोमच के अंगों का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो दबाव पड़ता है, उनकी वजह से हमारी जो श्वास की प्रक्रिया है वो गहरी हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो विषैले जीवाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे दमा या ब्रीथ रिलेटेड, श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनमें यह बहुत हेल्प करता है। यह आसन उन लोगों के लिए भी रिकमेंड किया जाता है जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्ट्रेच हो गया, डिप्रेशन हो गया, या फिर एंजाइटी हो गया, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारे ग्लैंड्स है, उनसे जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें डिसबैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो गया, हे फीवर हो गया, या फिर अस्थमा हो गया, ऐसी डिजीज़ होने का चांस रहता है। इसलिए यह मानसिक विकारों में भी करने के लिए बताया जाता है। और शीर्षासन में जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने से जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें प्योर ब्लड जाता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, उसमें एक नई एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है, हमें एक नवजीवन प्राप्त करता है। हमारी हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और जो माइंड पावर होता है, स्मरण शक्ति, वो बढ़ जाती है। कहीं इन्हीं कारणों की वजह से इसे आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमें और हमारी पूरी बॉडी को डायरेक्शन देता है, क्योंकि हमें बताता है कि हमें अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें दिशा निर्देश देता है, हमें आदेश देता है। क्योंकि राजा का काम क्या होता है, हमें दिशा निर्देश करना, आदेश देना। तो इसी वजह से इसे आसनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जो हमारा चक्र होता है, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उसमें एक सहस्त्रार चक्र होता है सबसे ऊपर, ठीक है, वो आसनों का जो चक्रों का राजा होता है। जो सहस्त्रार चक्र होता है सबसे पावरफुल चक्र होता है, वो एनर्जेटिक होता है। तो यह आसन उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी किया जाता है। इसी का वजह से इसे आसनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सहस्त्रार चक्र को स्टिमुलेट करता है, उसे जागृत करता है।
इसी वजह से इसे आसनों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वैदिक योगशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।